दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए के सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक सर्जिकल केस को डिस्कस करेंगे जिसको सर्जरी बता दी गई है और देखेंगे कि हम होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट से हैनीमैन सर की टीचिंग्स को अप्लाई करके इन सर्जिकल केसेस को किस तरह से ठीक करते हैं। दोस्तों, हैनीमैन सर ने हमको एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ मियाज़। उस थ्योरी ऑफ मियाज़ से हम लोग ट्रीटमेंट करने में काफ़ी एडवांस हो जाते हैं। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट काफ़ी एडवांस हो जाता है। वो किसी भी लेवल पे डिजीज़ को समझने में हमको हेल्प करती है थ्योरी, और उससे जब हम लेवल को समझ लेते हैं तो उसको ठीक करना आसान हो जाता है। दोस्तों, इस बच्चे की जो लिप है उसके ऊपर एक आउटग्रोथ है। तो जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मियाज़ में कि 3 तरह की कंडीशन होती हैं, जिसमें पहली है सोरिक, यानी कि पहले कोई व्यक्ति सेंसिटिव होता है और इस सेंसिटिविटी को बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन के द्वारा शो किया जाता है। इरिटेशंस इसमें क्रिएट होते हैं और मेंटल लेवल पे इसमें इनसिक्योरिटी आती है। अगर ये सोरिक जो डिफेंस है, यानी कि सेंसिटिविटी है, अगर इस सेंसिटिविटी को यहीं पर ख़त्म नहीं किया गया तो ये जो इसके अंदर इनसिक्योरिटी रहती है वो फियर में डेवलप हो जाती है, और उस फियर को कम बैक करने के लिए, उस फियर को कोप अप करने के लिए बॉडी की सेल्स आउटग्रोथ शो करती हैं। जिस तरह से सेंसिटिविटी में इन्फ्लेमेशन शो करती हैं, उसी तरह से साइकोसिस में बॉडी की सेल्स आउटग्रोथ को शो करती हैं, जिसको हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें वार्ड्स हैं, ट्यूमर्स हैं, पॉलिप्स हैं, सिस्ट हैं, इस तरह की स्थिति क्रिएट होती है। अगर ये फियर और ये साइकोटिक डिफेंस को इसी स्टेज पर मेडिसिन से नहीं ख़त्म किया गया तो फिर ये थर्ड नेगेटिव डिफेंस में जाते हैं, जिसमें बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, जिसको हम सिफिलिस कहते हैं और थर्ड नेगेटिव डिफेंस कहते हैं। दोस्तों, इस बच्चे में एक लिप के ऊपर आउटग्रोथ है और उस आउटग्रोथ में बॉडी की सेल्स मल्टीप्लाई करके एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, और इस बच्चे के अंदर जो ट्यूमर लाइक ग्रोथ है उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि उसमें कोई सिम्टम नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि जब इस तरह की डिजीज़ होती है तो इस तरह की डिजीज़ के लिए हैनीमैन सर ने हमको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। दोस्तों, इस तरह की डिजीज़ को हैनीमैन सर ने एफोरिज्म नंबर 210 में वन साइडेड डिजीज़ कहा है। ये वन साइडेड डिजीज़ होती हैं जो कि सोरिक ओरिजिन की होती हैं। इनमें ओरिजिन जो होता है वो सोरा से होता है, यानी कि पहले कोई व्यक्ति सेंसिटिव होगा और सेंसिटिव होने के बाद फिर वो सेकंड डिफेंस में जाएगा, साइकोसिस में जाएगा, और इस तरह की स्थिति उसमें क्रिएट होती है। तो इसको हैनीमैन सर ने वन साइडेड डिजीज़ कहा है, और कहा है कि ये जो डिजीज़ हैं ये डिफ़िकल्ट टू क्योर, ये ऐसा लगता है कि ये क्योर करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन फिर इसमें वो कहते हैं कि ऐसी जो डिजीज़ हैं या जितनी भी डिजीज़ हैं उनमें मरीज का डिस्पोजिशन ज़रूर चेंज होता है। यानी कि अगर हमको किसी सर्जिकल केस को जिसमें कोई सिम्टम नहीं है उसमें हम अगर पेशेंट के डिस्पोजिशन को कंसीडर करते हैं, यानी कि उसके डिस्पोजिशन को हम लोग पहचान लेते हैं, तो फिर इस तरह की डिजीज़ को ठीक करना आसान हो जाता है। तो एफोरिज्म नंबर 21 में वो बताते हैं कि ये डिजीज़ सोरिक ओरिजिन की हैं, तो हमको पहले इस बच्चे की सेंसिटिविटी को पता करना है। उसके बाद ये डिफ़िकल्ट टू क्योर होती हैं, ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्ट टू क्योर हैं, तो ऐसे कॉजेज़ हमको देखने हैं, क्या ऐसे कॉजेज़ हैं जिन्होंने इसको डिफ़िकल्ट बना दिया है, और फिर इसके हम डिस्पोजिशन को देखेंगे, इसके स्वभाव को देखेंगे कि किस तरह से इसका स्वभाव बदल गया, डिजीज़ में क्या हो गया, और फिर हम उसके ऊपर मेडिसिन अप्लाई करते हैं तो किस तरह से डिजीज़ ठीक होती है। दोस्तों, जब ये बच्चा मेरे पास आया क्लिनिक पर तो सबसे पहले इस बच्चे ने जो मेरे क्लिनिक पे हैनीमैन सर की पिक्चर लगी हुई है उसको नमस्कार किया हाथ जोड़ करके। तो मेरे को अनयूजुअल लगा, मैंने सोचा कि इसका हैनीमैन सर से क्या रिलेशन है, पर मैंने उसको नोट डाउन किया और मैंने इसकी पूरी इंक्वायरी करी, बर्थ से लेकर के सारी चीज़ें पूछी, तो उसमें कोई ऐसी पॉइंट्स मुझे नहीं मिले। केवल 3 पॉइंट मैंने ऑब्ज़र्व किए और उन 3 पॉइंट्स को लेकर के मैंने इसको मेडिसिन दी, तो फिर इसका वो जो ट्यूमर था या जो आउटग्रोथ थी वो ठीक हो गई। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, इन्होंने हैनीमैन सर की तस्वीर को प्रणाम किया जिसको मैंने नोट डाउन किया। फिर मैंने इनकी मदर से पूछा कि आप अब बच्चे की कोई ऐसी
अनयूजुअल एक्टिविटी बताइए जो और बच्चों से डिफरेंट है, जो आपके इस बच्चे में है। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि ये इसको नकल करने की बहुत आदत है, ये हर किसी की नकल उतारता है और नकल उतारता है फिर उसको चिढ़ाता है। तो ये एक उसकी खासियत है। तो इसको हैनीमैन सर ने और कैंट सर ने हमको एक रूब्रिक दिया है कि इसको हम लोग एक आर्ट एबिलिटी लेते हैं। ये एक उसकी एक आर्ट की एबिलिटी है, लेकिन चूंकि इसके पीछे उसका जो फीलिंग है वो किसी को परेशान करने की है, यानी कि उसका भाव उसमें पॉजिटिव नहीं है, इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे और इसको अनयूजुअल एक्टिविटी की तरह से हम लोग लेंगे। उसके बाद दोस्तों मैंने जब इसमें कॉज को जानने की कोशिश करी कि कब से आखिर ये इसको डेवलप हुआ, तो उसमें एक कॉज आया कि कुछ दिनों पहले ही इस बच्चे को कोई वैक्सीनेशन दिया गया था और उस वैक्सीनेशन के देने के बाद इसको थोड़ा फीवर आया और उसके बाद इस तरह से इसके लिप्स के ऊपर ये आउटग्रोथ डेवलप होना शुरू हो गया। अब दोस्तों हम लोग पैथोलॉजी की बुक में जाते हैं। जब पैथोलॉजी से हम इस तरह की डिजीज़ को पढ़ते हैं तो इसको पैथोलॉजी में दोस्तों म्यूकोसील कहते हैं। म्यूकोसील का मतलब होता है कि जो लिप के ऊपर स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर सेल्स का मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है, तो इसको म्यूकोसील कहते हैं और इसको एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये एक सिस्ट बन गई है और इसको जो है हम देखेंगे कि हमारी रिपर्टरी में किस तरह से एक रूब्रिक दिया गया है, उसको हम किस तरह से लेंगे। तो दोस्तों ये पैथोलॉजी हम देखते हैं कि हम पैथोलॉजी को अपनी होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट से किस तरह से कोरिलेट करते हैं। तो पैथोलॉजी में इसको म्यूकोसील कहते हैं, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर है और ये सिस्टिक स्ट्रक्चर है। और इसका जो पैथोलॉजी में कॉज बताते हैं वो लिखते हैं कि ये या तो बच्चे ने उसको लिप को बाइट कर लिया है, यानी खाना खाते समय वो दब गया है उसका, या कोई चोट लग गई है उसको, या अदर फैक्टर्स। तो इनमें से मैंने पूछा, ना तो उसको चोट लगी थी ना उसने कोई इस तरह की बाइट किया है। तो अदर फैक्टर्स में जब हम गए तो मुझे फिर वो वैक्सीनेशन का जो इफ़ेक्ट है वो समझ में आया, क्योंकि हमारे पास रिपर्टरी में एक रूब्रिक है जिसको जनरलिटी में हम लोग लिखते हैं वैक्सीनेशन आफ्टर। तो मैंने इसके दोस्तों 3 रूब्रिक लिए, जिसमें सबसे पहला था जो वैक्सीनेशन का लिया, उसके बाद ट्यूमर जो कि सिस्ट लाइक है, उसके बाद दोस्तों जो मेरे को एक लगा, जो इन्होंने हैनीमैन सर की तस्वीर को जो इन्होंने नमस्कार की, तो मैंने पूछा कि भाई ऐसा ये इन्होंने किया, आखिर ऐसा क्यों किया। तो बोले कि हमारे घर में पूजा पाठ का माहौल है और हम बच्चों को सिखाते रहते हैं कि जो भी आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई दें तो उनको आपको प्रणाम करना चाहिए। तो दोस्तों हैनीमैन सर एफोरिज्म 81 में लिखते हैं कि जैसे कि हमने अभी देखा कि सोरिक ओरिजिन की होती हैं, तो ये जो बच्चों, अभी ये 3 साल का बच्चा है और इसको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, सिखाया जा रहा है कि किस तरह से तस्वीरों को उसको प्रणाम करना है। तो ये एक सोरा को उसके अंदर, यानी कि उसको सेंसिटिव बनाया जा रहा है, सोरा को उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यानी कि 5-6 साल के बाद जो उसके नेचुरल सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि जो उसके यूनिवर्स ने जो उसको सॉफ्टवेयर दिए हैं, विल, इंटेलेक्ट, मेमोरी, मॉरल्स, ये सब अभी डेवलप होने हैं, लेकिन उससे पहले ही हम उसको ये चीज़ों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे को हम लोग डिलीजेंट लेते हैं और ये जो डिलीजेंसी का जो फीचर है, ये जो डिलीजेंट है, ये बेसिकली गिल्ट का इनिशियल स्टेज है, यानी कि गिल्ट की शुरुआत है। क्या होगा कि अभी तो ये बच्चा हमारे कहने पर उन तस्वीरों को प्रणाम करता है, लेकिन जैसे इसके 5-6 साल के बाद अपने सॉफ्टवेयर्स डेवलप होंगे, उनका ये यूज़ करेगा, तो दोस्तों उसके बाद इसको एक कंफ्यूजिंग स्टेट क्रिएट होगी कि मैंने पास्ट में अपनी फैमिली से सीखा है कि मुझे इन तस्वीरों को नमस्कार करना है, लेकिन जब वो अंडरस्टैंड करेगा अपने आप से तो उसको एक गिल्ट की फीलिंग रहेगी, यानी कि एक कंफ्यूजिंग स्टेट उसको गिल्ट में ले जाएगी। तो ये जो डिलीजेंट है ये एक गिल्ट की इनिशियल स्टेज है। दोस्तों हैनीमैन सर ने 81 एफोरिज्म में कहा है कि ये जो सोरा है, यानी कि जो सेंसिटिविटी है, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रेवल करती है। तो इस तरह की हैबिट्स जो हम बच्चों को सिखाते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि हमको किस एज पे क्या चीज़ सिखानी है, तो इससे वो सेंसिटिव होते हैं। जैसे आजकल एक माहौल और है कि बच्चे पीटीएम में जाते हैं
और पीटीएम में उनके मार्क्स अगर कम आते हैं तो सबके सामने उसको कंडम किया जाता है, यानी कि सबके सामने उसकी इंसल्ट की जाती है। तो ये भी उसको एक सेंसिटिव करने का तरीका है। तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि अभी उस बच्चे को उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उतना कोर्स वो भी नहीं कर सकता, उतनी चीज़ों को अभी नहीं सीख सकता, क्योंकि उसके अभी सॉफ्टवेयर वो डेवलप नहीं हुए हैं। तो हम लोग उसको उसकी एज से पहले ही उसको सेंसिटिव बना देते हैं। इसलिए ये सेंसिटिविटीज़ आजकल बढ़ती जा रही हैं और बच्चे काफ़ी बीमार होते हैं। तो एफोरिज्म 81 में दोस्तों हैनीमैन सर कहते हैं कि ये जो इन्फेक्टिंग एजेंट है, यानी कि जो सेंसिटिविटी है, इसको हम जनरेशन टू जनरेशन पास करते जाते हैं और इस सेंसिटिविटी के ऊपर ही सारी डिजीज़ेस प्रोग्रेस करती हैं। उसके बाद दोस्तों 81 के फुटनोट में कहते हैं कि इसके कारण क्या क्या हैं, इसके कारण क्या है, क्यों हम उसको ऐसा सिखाते हैं। कहते हैं कि सम ऑफ दीज कॉजेज जो सोरा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ये उसके अंदर प्रोपेगेट कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं सोरा को। तो वो कहते हैं कि मेंटल ट्रेनिंग ऑफ यूथ, इसको जब हम पढ़ते हैं डिटेल तो इसमें मेंटल ट्रेनिंग ऑफ यूथ यानी कि फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग ऑफ द यूथ और हैबिट्स एंड कस्टम ऑफ वेरियस काइंड। तो जो हमारे कस्टम्स हैं, जो वेरियस काइंड के जो हैबिट्स हैं, वो जो है इन सारी चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हम लोग कस्टम से सीखते हैं। तो आपने इस बच्चे में देखा कि इनके घर में पूजा पाठ का कस्टम है और उसको वो उसके जो नेचुरल सॉफ्टवेयर हैं उसको डेवलप किए बगैर ही उसको सिखा रहे हैं, यानी कि उसको सेंसिटिव बना रहे हैं। तो बच्चों के डेवलपमेंट में हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किस एज में हमको उनको क्या चीज़ को सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है। तो इस तरह से दोस्तों मोबाइल है आज के दौर में, वो भी बहुत सारी डिजीज़ को क्रिएट कर रहा है। वो बच्चों को बहुत अर्ली एज में बहुत सारी चीज़ों को बता रहा है, यानी कि उनको सेंसिटिव बना रहा है। और इस सेंसिटिविटी में अगर उनकी लाइफ में कोई व्यू होता है किसी तरह का, तो बहुत इजीली वो डिजीज स्टेट में जा सकते हैं। तो हैनीमैन सर ने दोस्तों हमको ये सारी चीज़ें बताई कि जो सर्जिकल केसेस होते हैं, तो एफोरिज्म 210 में सबसे पहले उन्होंने कहा सोरिक ओरिजिन की होती हैं ये डिजीज़ेज, जो वन साइडेड डिजीज़ हैं। तो जो सेंसिटिविटी डेवलप हुई इस बच्चे के अंदर जिसने सोरा को प्रोड्यूस किया, और उस सेंसिटिविटी के ऊपर जब इसको ये वैक्सीनेशन दिया गया तो इस वैक्सीनेशन ने उसकी डिफेंस को चेंज कर दिया। आने वाले वीडियोस में दोस्तों हम और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या ऐसी फिज़िकल चीज़ें हैं जो इस डिफेंस को चेंज कर देती हैं। तो जैसे कि इसमें हमने देखा कि वैक्सीनेशन ने उसकी जो डिफेंस थी उसको चेंज कर दिया, उसको साइकोसिस में ले आए, यानी कि उसकी बॉडी की सेल्स ग्रो होने लगी। तो इसमें मैंने जो रूब्रिक लिए वो लिए जनरल वैक्सीनेशन आफ्टर और ट्यूमर सिस्टिक, यानी कि जो ट्यूमर था तो ये हमने पैथोलॉजी से लिया कि ये जो म्यूकोसील है इसको सिस्टिक कहते हैं। तो हमारे पास रिपर्टरी में वो भी जनरल में है कि जनरल ट्यूमर सिस्टिक। और दोस्तों एक रूब्रिक और है जो माउथ में दिया हुआ है कि राइट साइड ऑफ लिप्स के इनसाइड में अगर ट्यूमर है तो, लेकिन उसमें केवल एक ही दवाई है। और इसमें हमको ध्यान रखना होता है कि जो वैक्सीनेशन है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग को या किसी भी बच्चे को अगर दी जा रही है तो वो उसको जनरल अफेक्ट करेगी, यानी कि उसकी पूरी बॉडी को ही वो अफेक्ट करेगी। तो इसलिए हम जनरल का जो रूब्रिक है उसको लेंगे। तो जनरल का रूब्रिक मैंने इसमें लिया। और एक आर्ट एबिलिटी, तो 3 रूब्रिक हमने लिए, आर्ट एबिलिटी, जनरल वैक्सीनेशन आफ्टर एंड ट्यूमर सिस्टिक। तो इसमें जब आप देखेंगे तो हमारे पास जो दवाइयाँ आई इसमें, तो इसमें जो बच्चा है वो चिली है और जो उसकी नेचर है वो डिलीजेंट। तो डिलीजेंट और चिली हमको मेडिसिन चाहिए। तो जिसमें कि आप देखेंगे कि सल्फ़र जो है वो हॉट है और जो फॉस्फोरस है और जो कार्सिनोसिन है वो दोनों चिली हैं, लेकिन कार्सिनोसिन इज़ डिलीजेंट रेमेडी, फॉस्फोरस डिलीजेंट नहीं है, क्योंकि कार्सिनोसिन बेसिकली गिल्ट की तरफ जाती है। तो ये बच्चा भी आगे चल के गिल्ट में जा सकता है, इसलिए हमको इसी स्टेज पर इसको रोकना होगा, इसकी सेंसिटिविटी को ख़त्म करना होगा और हमको साइकोसिफिलिटिक रेमेडी का सिलेक्शन करना है जिसमें कि कार्सिनोसिन आती है। तो मैंने इस बच्चे को कार्सिनोसिन 200 का ड्रॉपर दिया और उसके बाद इसकी पिक्चर्स देखेंगे कि किस तरह से ये ट्यूमर इसका वैनिश हो गया और बच्चे की सेंसिटिविटी भी नॉर्मल है, उसको किसी तरह की कोई और
बॉडी पर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस नहीं है जो हमको ये बताती है कि बच्चे की सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से हम हैनीमैन सर की टीचिंग्स को अप्लाई करके और जो सर्जिकल केसेस हैं जिसमें कोई सिम्टम नहीं होता, केवल एक सिम्टम होता है, उसको हम स्वभाव को समझकर, उसके डिस्पोजिशन को समझकर ठीक कर लेते हैं। तो डिस्पोजिशन के इसमें हमने 2 रूब्रिक मिले हमको, एक तो उसकी डिलीजेंसी मिली, एक उसकी आर्टेबिलिटी मिली, और जो वैक्सीनेशन है वो पॉजिटिव फैक्टर है जिसने उसकी सेंसिटिविटी से लेकर के इसके सेकंड डिफेंस में इसको भेज दिया, यानी कि साइकोसिस में भेज दिया। उसकी वजह से इसके अंदर ये आउटग्रोथ डेवलप हुई। तो हमने जब इसकी ये सारी चीज़ों को मैच करके जब इसको दवाई दी तो इसका ट्यूमर बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह से दोस्तों सर्जिकल केसेस होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से ठीक हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों एक डॉक्टर हैं डॉक्टर शशि भूषण कुमार जी। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, पिछले वीडियोस में हमने एक वार्ड का केस डिस्कस किया था और उसमें हमने पहले लैकेसिस दी थी और उसके बाद हमने उसमें नेट्रम सल्फ दिया था जो कि एंटीसोरिक की तरह जिसने काम किया था। तो उन्होंने पूछा कि उनके जो रूब्रिक्स हमने लिए थे तो उसमें नेट्रम म्योर आया था। तो उन्होंने कहा कि जब उसमें नेट्रम म्योर आया तो फिर हमने नेट्रम सल्फ क्यों दिया। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम रिपर्टाइज करते हैं तो अगर हमको मिनरल किंगडम की कोई रेमेडी आती है और वो किसी ग्रुप को बिलोंग करती है, जैसे ब्राइटा है, कैलकेरिया है, नेट्रम है, काली है, कार्बन है, अगर वो किसी ग्रुप को बिलोंग करती है तो हम उस पूरे ग्रुप को देखते हैं कि क्या उन ग्रुप में से कोई और ऐसी रेमेडी तो नहीं है जो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। क्योंकि हैनीमैन सर एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देते समय कहते हैं कि हमको उस रेमेडी को अप्लाई करना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। तो इस केस में आपने देखा था कि पहले हमने जो रूब्रिक्स लिए थे उसमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी लिया था हमने, और इनके एक जो है इनको एक काम करने का जुनून था, यानी कि इंडस्ट्रियस थे ये, और काम ख़त्म होने के बाद ही अपनी जो है घर पे जाते थे। तो वर्क काम करने की इनकी बहुत इच्छा थी और तो उसमें हमने लैकेसिस इनको दी थी। लेकिन जब हमने इनको दिया तो नेट्रम सल्फ दिया, क्योंकि नेट्रम म्योर जो है वो ज़्यादातर ग्रीफ की तरफ है और ह्यूमिलेशन की तरफ है और इसमें रिजेक्शन बहुत है। नेट्रम म्योर में ग्रीफ, रिजेक्शन और ह्यूमिलेशन है, और जबकि नेट्रम सल्फ को आप देखेंगे तो नेट्रम सल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी के लिए है। तो इसलिए मैंने उसको नेट्रम सल्फ दिया था और नेट्रम सल्फ ने उसके सारे वार्ड्स को ठीक कर दिया था। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग हैनीमैन सर की टीचिंग को अप्लाई करके सर्जिकल केसेस को ठीक कर लेते हैं, और ऐसे केसेस जो इनविट्रेट हो गए हैं तो उसमें हमको थ्योरी ऑफ मियाज्म एक गाइडलाइन देती है और हम थ्योरी ऑफ मियाज्म को अप्लाई करके उसकी सारी डिजीज़ को बिल्कुल पहले की तरह उसको ठीक कर देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग एक नए केस के साथ और हैनीमैन सर की एक नई जानकारी के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।